जब 40 पार्टी और मुहूर्त। उसके केबिन का डोर लॉक होता है और वह अपनी ठंडी आवाज में उसे शख्स को अंदर आने को कहता है तो इस वक्त विष्णु आया था। विष्णु के हाथ में एक फाइल थी। वह फाइल रुद्रम की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम जब उसे फाइल को लेता है तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी मीरा की तस्वीर थी। मीरा उसमें काली लग रही थी, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र मीरा की तस्वीरों को देखते हुए उस पर हाथ फेरते हुए जुनूनी और शिद्दत भरी आवाज में कहता है, जाना तुमने दिल धड़काया है रुद्रम सिंह राठौड़ का, और इस दिल में अब तुम बस गई हो। इस दिल से निकल नहीं सकती तुम, और न ही मैं तुम्हें निकलने होगा। रुद्रम की यह बातें के बिन में मौजूद विष्णु ने भी सुनी थी। विष्णु को अंदाजा हो गया था कि उसके बॉस को मोहब्बत हो गई है, वह भी बेइंतहा वाली। इसलिए वह अपने बॉस के बारे में सोचकर खुश भी था और उत्सव भी था अपनी लेडी बॉस को देखने के लिए। अचानक रुद्रम के मन में एक सवाल आया कि आज जब रुद्रम ने मीरा को देखा था सामने से तो वह काफी गोरी थी। उसे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर मीरा इन तस्वीरों में काली कैसे है। रुद्रम जब आप आगे का पेज टर्न करता है तो उसमें थोड़ी बहुत जानकारी थी, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। उसमें मीरा के अपार्टमेंट का पता भी लिखा हुआ था। रुद्रम ने अपने आदमियों से कहकर एक रेड बुके बनवाया और मीरा के अपार्टमेंट भेज दिया। एवरीवन, आप सबको याद होगा कि हमने दूसरे चैप्टर ये चीज मेंशन की कि मीरा जब अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करती है तो उसके अपार्टमेंट की डोर पर एक चिट के साथ एक रेड रोज का बुके था, जिसे वह अपने साथ राजस्थान लेकर आई थी। रुद्रम का ये रोज का हो गया था। रोज उसको एक चिट और रोज का बुके उसे रोज भिजवाता था और मीरा उसे बुके को रोज देखती थी। उसे बरसात की बात से रुद्रम की मुलाकात मीरा से नहीं हुई थी, लेकिन मीरा क्या करती है, कब कॉलेज जाती है, कब अपार्टमेंट में रहती है, कब वह मार्केट जाती है वेजिटेबल खरीदने, कब वह ग्रोसरी लेने मार्केट जाती है, ये सब चीजों का उसे बराबर पता था, क्योंकि रुद्रम ने उसके पीछे अपना एक बॉडीगार्ड लगाया हुआ था जो पल पल की खबर रुद्रम को देता था। मीरा का एक्सीडेंट हुआ था, ये बात भी रुद्रम को पता थी। एक्सीडेंट के बाद मीरा का बदला जाना, यह बात भी रुद्रम की पता थी। और भी बहुत सी चीज जो अब तक हुई है, वह सभी चीजों के बारे में रुद्रम को पता था। आखिर वह राजस्थान का होने वाला हुकुमसा था, तो उसके बारे में ये सब चीज पता करना बहुत आसान बात थी। फ्लैशबैक एंड रुद्रम अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथों में अभी भी पर्पल और वाइट कलर का दुपट्टा था जो पहली मुलाकात की गवाही थी उन दोनों की। रुद्रम वैसे ही अपने उसे दुपट्टे को गले लगाए हुए उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह राजावत हवेली। इस वक्त सभी अपने रूटीन के हिसाब से उठ गए थे और सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आज कोई भी ऑफिस जाने वाला नहीं था। उसकी एक वजह यह थी कि आज पंडित जी आने वाले थे। आस्था और अहीर की एंगेजमेंट के लिए मुहूर्त निकालना, और दूसरा आज शाम को पार्टी थी जो रुद्रम की रफ से थी, तो इसलिए कोई भी नहीं जा रहा था आज ऑफिस। मेरा भी अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठ गई थी और से उठने के बाद वह फ्रेश होकर नहाकर उसने इस वक्त सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। सभी के साथ वह ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी औरतें पंडित जी का इंतजार करने लगती है, क्योंकि आज पंडित जी आने वाले थे। वही राठौर हवेली में वहां का माहौल भी ऐसे ही था जैसे राजावत हवेली में था। सभी उठ गए थे अपने डेली रूटीन के हिसाब से और सभी ब्रेकफास्ट भी कर चुके थे और आप सभी को इंतजार था तो पंडित जी का। खैर, सबका इंतजार खत्म होता है और पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी आते हैं, सब उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हैं। पंडित जी अहीर और आस्था की कुंडली देखे हैं और सभी को बताते हैं कुंडली के हिसाब से मुहूर्त बहुत अच्छा निकला है और वह मुहूर्त आज का है। पंडित जी की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आज का मुहूर्त, तो दयानंद जी पंडित जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, पंडित जी आज कैसे, मतलब इतनी जल्दी सब कैसे होगा, कोई बात का मुहूर्त नहीं है। दयानंद जी की बात सभी को सही लगती है, क्योंकि सभी इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। लेकिन पंडित जी उन सभी को देखते हुए कहते हैं, मुहूर्त तो है, लेकिन आज का मुहूर्त ज्यादा शुभ है, और अगर इसके बाद का मुहूर्त देखा जाए तो तकरीबन 9 महीने बाद का मुहूर्त है जो अच्छा है, लेकिन आज का मुहूर्त ज्यादा बेहतर है। पंडित जी की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वही अहीर का चेहरा एकदम से खिल जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सब इस तरह से यूं अचानक होने लगेगा उसकी लाइफ में, लेकिन वह खुश भी था कि
उसकी लाइफ में इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। वही सब राठौर परिवार वाले आपस में सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। इस बात पर अभिनंदन जी और दयानंद जी कहते हैं, जवर्धन से बात कर ले, फिर उसके बाद बताते हैं कि आखिर वह क्या कहते हैं। अभिनंदन जी और दयानंद जी की बातें सभी को सही लगती है, इसलिए सभी यह फैसला करते हैं कि पहले राजावत फैमिली से बात कर ली जाए, फिर उसके बाद कोई नतीजा पर पहुंच जाए। राजावत हवेली में भी पंडित जी आ चुके थे और उन्होंने भी वही मुहर बताए थे जो मुहूर्त राठौर हवेली में बताए थे। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। आकृति जी और अखंड जी भी इस वक्त मतलब हैरान थे। वह नहीं चाहते थे कि घर की बड़ी बेटी की शादी इतनी जल्दबाजी में हो, लेकिन पंडित जी का भी कहना सही था कि आज का मुहूर्त अच्छा था, इसलिए वह लोग भी मतलब थोड़ा सोच विचार करते हैं कि तभी उनके पास अभी दयानंद जी का फोन आता है। तो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज एंगेजमेंट हो जाए और जो शादी भी जल्द हो जाएगी, मतलब इतनी जल्दबाजी में नहीं होगी, उसमें आराम से मुहूर्त निकलवा कर ली जाएगी। राजवर्धन और दयानंद जी का फैसला सभी को सही लगता है, इसलिए आज शाम को ही होने वाले हुकुमसा के साथ साथ आहिल और आस्था की सगाई का भी मुहूर्त निकाला था। इसलिए दोनों फैमिली में जोर शोर से तैयारी होना शुरू हो गई थी। मीरा की चोट भी अब पहले से बेहतर थी। वह जब सुनती है कि उसकी आस्था दीदी की एंगेजमेंट आज ही होनी है तो वह काफी खुश हो गई थी कि उसकी बड़ी बहन की एंगेजमेंट होने जा रही है, लेकिन उसका मन थोड़ा सा उदास था कि इतनी जल्दी मतलब एंगेजमेंट। कल ही रिश्ते की बात हुई और आज ही एंगेजमेंट, इतनी जल्दी मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, चटमंगनी पट ब्याह। लेकिन बड़ों के फैसले का आदर करते हुए मीरा भी मान गई थी। खैर सभी चीज पहले से ही फिक्स थी, बस अरेंजमेंट कपड़े वगैरह के होने थे। तो अस्तित्व ने मीरा और आस्था के लिए भी और अपनी माँ, छोटी माँ, चाची माँ, सबके लिए उसने एक फैशन डिजाइनर को बुला लिया था। वह भी अपने साथ मतलब ड्रेस वगैरह लेकर आए थे। आस्था के लिए ड्रेस तो अहीर ने सेलेक्ट करके भेजी हुई थी। आहिल और आस्था के चेहरे पर आज खुशी बेहिसाब थी, क्योंकि वह लोग काफी खुश थे कि उनके घर वाले राजी भी हो गया और कल ही बात हुई है घर में और आज ही उन लोगों की एंगेजमेंट होने जा रही थी। वही रुद्रम को भी पता चल गया था कि आज ही एंगेजमेंट भी होनी है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पहले होने वाले हुकुम शाह की रस्में होगी, फिर उसके बाद एंगेजमेंट की रस्में होगी। खैर वक्त दोनों फैमिली के पास काम था आज के दिन के लिए, क्योंकि आज दो बड़े बड़े काम होने थे। एक, दो फैमिली फिर से एक रिश्ते में बंधने जा रही थी और दूसरा राजस्थान को अगले होने वाले हुकुम सा मिलने वाले थे। इसलिए इन दोनों चीजों में कोई भी कमी नहीं रहनी थी। खासकर सभी रस्मों को बहुत अच्छे से निभाना था। खैर वक्त तेजी गति से काटने लगा और सभी ने अपनी शॉपिंग मतलब घर में ही फैशन डिजाइनिंग गए थे। सब ने अपनी पसंद का लहंगा पसंद कर लिया था और सभी खुश थे। सभी हंसी खुशी अपना दिन अपनी चीज सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन क्या करेगा। लेकिन एक चीज थी, मीरा को बहुत मन था अपनी बड़ी बहन की एंगेजमेंट में डांस करने का, इसलिए उसने अपनी पहली लाइफ में तो ये सब चीजों पर काफी अच्छे से फोकस किया था। लेकिन वह एक बार प्रैक्टिस करना चाहती थी, इसलिए उसने वक्त निकाल कर प्रैक्टिस भी कर लिया और बिल्कुल रेडी थी। एक दिन में बहुत सी चीज हो गई थी और बहुत सी चीज होनी बाकी थी और आज का दिन काफी ज्यादा थका देने वाला था, क्योंकि अभी तो कुछ ही काम हुए थे और अभी पूरी शाम और पूरी रात बाकी थी एंजॉयमेंट के लिए। खैर धीरे धीरे वक्त बिता। सुबह से दोपहर हुआ, फिर दोपहर से शाम में वक्त जल्दी बीत गया, किसी को पता भी नहीं चला। सब अपने काम में बिजी थे। सारी घर की औरतें रस्मों रिवाजों को पहले रखा जाता था राठौर और राजावत फैमिली में, इसलिए कोई भी रस्म चुकने वाली नहीं थी। खैर शाम का वक्त हुआ, सब रेडी हुए। रेडी होने में कुछ वक्त तो लगा ही था। आखिर लड़की वाले जो थे आस्था ने उस वक्त रेड और गोल्डन कलर का राजस्थानी खड़ा हुआ लहंगा पहना था। उसे लहंगे की डिजाइन में सोने के तार थे और उसे पर चांदी की और सोने के तार से कारीगरी की गई थी, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। और उसे लहंगे की कोटी गोल्डन कलर की थी और दुपट्टा रेड और गोल्डन दोनों की कॉम्बिनेशन का था। पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। गले में सोने और हीरे का नेकलेस था और ओवरऑल राजस्थान में जैसे तैयार हुआ जाता है वैसे ही वह तैयार हुई थी आस्था। पूरा राजस्थानी लोक था, लेकिन थोड़ा नया मॉडल लोक में। वही राजावत और राठौर फैमिली की सारी औरतों ने इस वक्त राजस्थानी के हिसाब से, जैसे राजस्थान में लहंगा चोली
पहनी जाती थी वैसे ही सबने पहना था, बस सबके कलर अलग थे, बाकी सब ने वैसे ही पहना हुआ था और सब बेहद खूबसूरत लग रही थी और सब ने अपने कीमती हीरे और गोल्ड के नेकलेस पहने हुए थे जो सभी के ऊपर जच रहे थे। वही हमारी मीरा सबसे अलग, उसने इस वक्त व्हाइट एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन का राजस्थानी लहंगा चोली पहना हुआ था और उसकी चोली व्हाइट कलर की थी और उसकी चोली पर व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी और लहंगे पर भी व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी। और ये लहंगा खाने को डिजाइनर लेकर आया था, लेकिन भेजा किसी और ने था। अब किसने भेजा था ये सब आप कमेंट करके बताओ। मीरा के हाथ में इस वक्त एक ज्वेलरी बॉक्स था, उसे ज्वेलरी बॉक्स में डायमंड का नेकलेस था जो बहुत खूबसूरत था। मीरा उसे डायमंड के नेकलेस को देखते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हालांकि वह ज्यादा हैवी तो नहीं था, लाइट सा था, बट वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी डिजाइन बहुत यूनिक थी जो शायद ही मीरा या सिया ने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा। खैर मीरा भी उसे नेकलेस को पहन लेती है और अपने आप को एक नज़र उसे मिरर में देखती है तो देखती रह जाती है क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि वह आज की लाइन लाइट सबकी चुराने वाली थी। मीरा आंखों पर हल्के लाइट ब्राउन कलर के आईशैडो लगाए थे और ब्लैक कलर का आईलाइनर लगाया था और पलकों पर मस्कारा, होठों पर बोल्ड रेड लिपस्टिक लगी थी, नाक में नथिया पहनी थी जिसे राजस्थान में पहनी जाती है और यह घर की सभी औरतों ने पहनी थी। हाथों में भर भर के व्हाइट एंड गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी, उसमें से कुछ बैंगल्स गोल्ड की थी। मीरा तैयार होती है तो उसकी नज़र बद पर रख एक बॉक्स पर जाती है। वह बॉक्स दिखने में लकड़ी का था, लेकिन वह काफ़ी पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे पुराने जमाने में लोग लकड़ी का बॉक्स नहीं रखते, लेकिन वह काफ़ी यूनिक लग रहा था। मीरा जब उसे बॉक्स की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो उसे बॉक्स को अपने हाथ में लेकर खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत सी चांदी की पाजेब थी जो काफ़ी मोटी थी, लेकिन उसे पाजेब में घुंघरू लगे हुए थे जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देने वाली थी। मीरा उसे पाजेब को देखते हैं तो बस देखती रह जाती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह किसने भेजा है। उसने याद करने की कोशिश की कि कौन रख गया है यहाँ, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने ख्यालों को झटक देती है। सोचती है कि माँ के अलावा कौन रख कर जाएगा, इसलिए वह उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनने लगती है। मीरा जब उसे पाजेब को अपने हाथ में लेती है न तो तभी उसके घुंघरू की आवाज़ शोर करने लगती है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पाजेब की डिज़ाइन को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और काफ़ी बारीकी के साथ उसे पर डिज़ाइन की गई थी। वह चांदी की काफ़ी मोटी पाजेब थी। मीरा उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनती है और खड़ी हो जाती है। वह कुछ कम चलती है कि उसका पूरा कमरा घुंघरू की शोर से भर जाता है। वह खुशी झूम उठती है पायलों का शोर सुनकर। वह सैंडल पहनकर अपने कदम रूम से बाहर करती है तो नीचे लिविंग हॉल में सब इकट्ठा हो गए थे और सभी बाहर निकालने की तैयारी में थे। मीरा भी जल्दी उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वही जब सब लोग मीरा को देखते हैं तो उनकी सांस से एक पल के लिए थमसी जाती है क्योंकि वाकई में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकृति की सरला जी और अर्पिता जी आकर अपनी आंखों से काजल निकालकर बड़ी बड़ी मीरा की कान के पीछे लगती है और दादी जी एक मत से कहकर नजर उतारने का सामान मांगती है। मीरा अपने यने खरी मानदई मान छोटी पाँव और अपनी दादी माँ को देख रही थी जो वे काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। बाकी सब जेंटम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आस्था भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरा भी आस्था को देखकर मुस्कुरा देती है। खैर में नजर उतारने वाला सामान लेकर आती है और दादी जी मीरा और आस्था दोनों की नजर उतरती है क्योंकि आस्था भी कम सुंदर नहीं लग रही थी, वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन हमारी मीरा से थोड़ा कम। 41 प्रजायशेक और अनाउंसमेंट। वही राजावत और राठौर फैमिली की सारी औरतों ने हंस वक्त राजस्थानी के हिसाब से देसे राजस्थान में लहंगा चोली पहनी जाती थी। जैसे ही सबने पहना था, बस सबके कलर अलग थे, बाकी सब ने जैसे ही पहना हुआ था और सब बेहद खूबसूरत लग रही थी और सब ने अपने कीमती हीरे और गोल्ड के नेकलेस पहने हुए थे जो सभी के ऊपर जच रहे थे। वही हमारी मीरा सबसे अलग, उसने इस वक्त व्हाइट एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन का राजस्थानी लहंगा चोली पहना हुआ था और उसकी चोली व्हाइट कलर की थी और उसकी चोली पर व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी और लहंगे पर भी व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी। और ये लहंगा खाने को डिजाइनर लेकर आया था, लेकिन भेजा किसी और ने था। अब किसने भेजा था ये सब आप कमेंट करके
बताओ। मीरा के हाथ में इस वक्त एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसे ज्वेलरी बॉक्स में डायमंड का नेकलेस था जो बहुत खूबसूरत था। मीरा उसे डायमंड के नेकलेस को देखते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हालांकि वह ज्यादा हैवी तो नहीं था, लाइट सा था, बट वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी डिजाइन बहुत यूनिक थी जो शायद ही मीरा या सिया ने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा। खैर, मीरा भी उसे नेकलेस को पहन लेती है और अपने आप को एक नज़र उसे मिरर में देखती है तो देखती रह जाती है क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि वह आज की लाइन लाइट सबकी चुराने वाली थी। मीरा आंखों पर हल्के लाइट ब्राउन कलर के आईशैडो लगाए थे और ब्लैक कलर का आईलाइनर लगाया था और पलकों पर मस्कारा, होठों पर बोल्ड रेड लिपस्टिक लगी थी। नाक में नथिया पहनी थी जिसे राजस्थान में पहनी जाती है और यह घर की सभी औरतों ने पहनी थी। हाथों में भर भर के वाइट एंड गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी, उसमें से कुछ बैंगल्स गोल्ड की थी। मीरा तैयार होती है तो उसकी नज़र बद पर रख एक बॉक्स पर जाती है। वह बॉक्स दिखने में लकड़ी का था लेकिन वह काफ़ी पुराने जमाने का लग रहा था। जैसे पुराने जमाने में लोग लकड़ी का बॉक्स नहीं रखते, लेकिन वह काफ़ी यूनिक लग रहा था। मीरा जब उसे बॉक्स की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो उसे बॉक्स को अपने हाथ में लेकर खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत सी चांदी की पाजेब थी जो काफ़ी मोटी थी, लेकिन उसे पाजेब में घुंघरू लगे हुए थे जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देने वाली थी। मीरा उसे पाजेब को देखते हैं तो बस देखती रह जाती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह किसने भेजा है। उसने याद करने की कोशिश की कि कौन रख कर गया है यहाँ, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपने ख्यालों को झटक देती है, सोचती है कि माँ के अलावा कौन रख कर जाएगा। इसलिए वह उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनने लगती है। मीरा जब उसे पाजेब को अपने हाथ में लेती है ना, तो तभी उसके घुंघरू की आवाज़ शोर करने लगती है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पाजेब की डिज़ाइन को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और काफ़ी बारीकी के साथ उसे पर डिज़ाइन की गई थी। वह चांदी की काफ़ी मोटी पाजेब थी। मीरा उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनती है और खड़ी हो जाती है। वह कुछ कम चलती है कि उसका पूरा कमरा घुंघरू की शोर से भर जाता है। वह खुशी से झूम उठती है पायलों का शोर सुनकर। वह सैंडल पहनकर अपने कदम रूम से बाहर करती है तो नीचे लिविंग हॉल में सब इकट्ठा हो गए थे और सभी बाहर निकालने की तैयारी में थे। मीरा भी जल्दी उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वही जब सब लोग मीरा को देखते हैं तो उनकी सांस से एक पल के लिए थम सी जाती है क्योंकि वाकई में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकृति की सरला जी और अर्पिता जी आकर अपनी आंखों से काजल निकालकर बड़ी बड़ी मीरा की कान के पीछे लगती है और दादी जी एक मत से कहकर नजर उतारने का सामान मांगती है। मीरा अपने सामने खड़ी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ और अपनी दादी माँ को देख रही थी जो उसे काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। बाकी सब जेंट्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आस्था भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मीरा भी आस्था को देखकर मुस्कुरा देती है। खैर, में नजर उतारने वाला सामान लेकर आती है और दादी जी मीरा और आस्था दोनों की नजर उतरती है क्योंकि आस्था भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। वह तसनरलमृति लतेन तमरी चीत ही नर सा लिए हुए वाहन कम करती है। दादी सी फमिली वले पर रख कलते है और जिनजाह पाट नग उसे जगह चहंचत है। चही राठीर हवेली में इस वक्त सभी तैयार हो गए थे। चर की सभी लेडीज लिचिंग हॉल में मौजूद थी। चही सारे जेंट्स भी लिविंग हॉल में मौजूद थी। अपनी बीवियों को इंटेंस नजरों से देख रहे थे क्योंकि उनकी बीवी यहाँ आज अपना दीवाना बना रही थी। चही जेंट्स भी कुछ काम नहीं लग रहा थे। उन्होंने भी कुर्ता ऊपर से राजस्थानी शेरवानी और चूड़ीदार पहना हुआ था, सर पर पगड़ी लगाई हुई थी। पूरा मतलब राठौर की तरह तैयार हुए थे। वही बात करें श्रेया और पूर्वी की तो उन लोगों ने भी राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। उन लोगों का लहंगा एक का पर्पल वाइट था तो एक का पिंक वाइट था। दोनों नहीं राजस्थानी लहंगा चोली वेयर किया हुआ था, प्लस ज्वेलरी भी उसे हिसाब से कैरी का लहंगा चोली वेयर किया हुआ था, प्लस ज्वेलरी भी उसे हिसाब से कैरी की हुई। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो दादी जी और दादाजी पहले अपने कदम विला से बाहर रखते हैं और सब लोग अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और उनकी कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। वही रुद्रम का तो पूछो ही मत, क्या बवाल लग रहा था। वह रुद्रम ने इस वक्त क्रीम एंड गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों कलर को कॉम्बिनेशन उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था और उसने गोल्डन कलर की पगड़ी लगाई हुई थी। उसके साथ उसने अपने हाथ में एक राजस्थानी अपने
खानदानी तलवार पड़ी हुई थी। ओवरऑल क्या मस्त लग रहा था। वह पैरों में मोजड़ी पहनी हुई थी, जो राजस्थान में पहनी जाती है। खैर, जहां पर पार्टी वेन्यू था वहां पर सब पहुंच जाते हैं और वहां मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ था, क्योंकि भाई राजस्थान की इतनी बड़ी पार्टी थी। राजस्थान को आज अपने होने वाले हुक्म शाम मिलने वाले थे और उन सभी के लिए एक सरप्राइज तो और था। वह था आस्था और अहीर की एंगेजमेंट थी आज। ये बात घर वालों के अलावा किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन आज यहाँ एंगेजमेंट होने वाली थी तो ये खबर पूरे राजस्थान में फैलने वाली थी। बैंक्वेट हॉल, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल था और इस बैंक्वेट हॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस बैंक्वेट हॉल में गार्डन में सब चीज़ों का इंतजाम किया गया था, खाने पीने का और सब चीज़ों का इंतजाम हुआ था और वहाँ की हर एक चीज़ बारीकी से बहुत अच्छे से सजाई गई थी। और उसे बैंक्वेट हॉल में सभी जाने माने बिजनेसमैन की फैमिली मौजूद थी। कुछ ही वक्त में राठौर फैमिली की कार जाकर वहां रुकती है। सबसे पहले दयानंद जी अपनी वाइफ के साथ अपनी कार से उतरते हैं और उनका हाथ थामे बैंक्वेट हॉल के अंदर चले जाते हैं। मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि वहां बॉडीगार्ड पहले से ही पहना, बस वह दूर से फोटो ही क्लिक कर सकती थी। इसी के साथ अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी का हाथ थामे हुए अपनी कार से उतरते हैं और उनका हाथ थामे हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर चले जाते हैं। उनके बाद सक्षम जी अपनी वाइफ का हाथ थमते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही करके अभिराज जी और अर्जुन जी अपनी वाइफ का हाथ में अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ देते हैं। उन्हीं के साथ श्रेया पूर्वी भी बैंक्वेट हॉल में चली जाती है और फिर कुछ कार आकर रुकती है और उनका कार में से रायजादा फैमिली बाहर आती है। उन्होंने भी इस वक्त राजस्थानी सूटवेयर किया हुआ था और सभी लोग अपना कम बैंक्वेट हॉल के अंदर बढ़ा देते। उन्हीं के साथ सहगल फैमिली और सिंघानिया फैमिली भी थी और मेहरा फैमिली भी थी। सब लोग अपने कदम बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ कार और आकर रुकती है और उनका कार में से राजावत फैमिली के मेंबर्स उतरते हैं। सबसे पहले राजवर्धन जी अपनी बीवी का हाथ मैं उतरती हूँ, उनके बाद अखंड की आकृति का और ओमकार जी अपनी बीवी सरल जी का और फिर आयुष्मान जी अपनी अर्पिता जी का हाथ में अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर देते हैं। उन्हीं के साथ आस्था और मीरा भी थी। उनके जाने के बाद आप सभी को इंतजार था तो राठौर ब्रदर और राजावत ब्रदर का था। उसके बाद कई कार का काफिला जाकर बैंक्वेट हॉल के मेन डोर पर रुकता है। उसमें से सबसे पहले विष्णु निकलता है और उसके साथ कार्तिक निकलता है। विष्णु जाकर अपनी कार की बैक साइड का डोर ओपन करता है तो उसमें से रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ अपने कम कर से हर करता है और उसको देखकर एक पल के लिए सबकी सांस थम सी जाती है, क्योंकि रुद्रम का ऑरा ही ऐसा था, कोई भी उसे देख तो बस देखता ही रह जाए और फिर उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। खैर, रुद्रम मीडिया वालों की नज़रों में आता है उससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उसको कर लेते हैं और फिर रुद्रम अपने कदम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेता है। उसी के साथ अहीर कृष्ण विराज भी थे। अहीर ने आज ब्लैक कलर का राजस्थानी शेरवानी सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी जच रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने गोल्डन कलर की पगड़ी लगाई हुई थी, जिस पर वह बेहद खूबसूरत अट्रैक्टिंग डैशिंग लग रहा था। उसी के साथ विराज और कृष्णा ने भी डार्क नेवी ब्लू और डार्क मेहरून कलर की शेरवानी पहनी थी दोनों ने, और दोनों ने व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी और दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन सभी के पैरों में मोजड़ी थी जो राजस्थान में पहनी जाती है। सभी अपना रुख बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेते हैं। उन सभी के जाने के बाद कुछ कार्स का काफिला एक बार और आकर रुकता है। उसके साथ ही होती है राजावत ब्रदर की एंट्री। अस्तित्व ने आज डार्क पर्पल कलर की राजस्थानी शेरवानी पहनी थी और व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी। उसी के साथ अभिषेक और ऋषभ ने व्हाइट और क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी। वह सभी अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेते हैं। उसके बाद कुछ कार और आकर रुकती है। उनमें से रेहान नताशा का हाथ थामे हुए बाहर आता है। नताशा ने इस वक्त एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी नताशा ने, और वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था, जिससे वहां का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल वाला हो गया था, क्योंकि सभी ने राजस्थानी सूट वेयर किया हुआ था और यहाँ नताशा उन सबसे अलग इसमें बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था। खैर, रेहान भी नताशा का हाथ थामे हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ चला जाता है। उसके साथ थे लायंस ग्रुप और थे फायरस ग्रुप की एंट्री।
होती है क्योंकि सभी के फादर एक बिजनेसमैन थे और रुद्रम ने सभी बिजनेसमैन को पार्टी इनविटेशन भेजा हुआ था, इसलिए सभी वहां मौजूद थे एवं पार्थ सिंघानिया भी मौजूद था। खैर अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अगर वहां कोई किसी से हंस बोल नहीं रहा था तो वह थी रायजादा फैमिली, जो राठौर फैमिली और राजावत फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। स्वाति जी ने भी अब तक अपनी फैमिली को एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा था। वह अपने ससुर के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह उधर देख भी नहीं रही थी। वही एक के बाद एक सभी फैमिली जाकर राजावत फैमिली और राठौर फैमिली से मिलती है और राठौर और राजावत फैमिली सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वही राठौर फैमिली और राजावत फैमिली की लेडीज एक साथ थी और राजावत फैमिली की लेडीज अलग थी। बैंक्वेट हॉल में आते ही आस्था और मीरा एक रूम की तरफ चले गए थे, क्योंकि पंडित जी का कहना था कि एंगेजमेंट से पहले ऊपर और वधू एक दूसरे को ना देखे तो ज्यादा बेहतर होगा। कि तभी रुद्रम की एंट्री होती है और रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपनी फैमिली के पास आता है और उनका आशीर्वाद लेता है और वह स्टेज की तरफ जाने लगता है कि उसकी नज़र वही बैंक्वेट हॉल में मौजूद रायजादा फैमिली पर पड़ता है। इसलिए रुद्रम अपना कदम रायजादा फैमिली की तरफ बढ़ा देता है। अब तक बैंक्वेट हॉल में सभी मौजूद थे, रेहान भी अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा था। वह जब देखा है कि रुद्रम उसकी फैमिली की तरफ आ रहा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा आंखें गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कहीं रुद्रम आकर उसे कुछ बोले, लेकिन उसे उलट रेहान के दादाजी और दादी जी और अपनी बुआ और फूफा जी सभी का आशीर्वाद लेता है। दादाजी और दादी जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर रुद्रम अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम के लिए वहां पर एक राजगद्दी रखी गई थी, जिस पर राजस्थान के होने वाले हुकुम सब बैठने वाले थे और वहां महापंडित जी भी आए हुए थे और वही पूजा करने वाले थे। रुद्रम के साथ इस वक्त उसकी बॉडीगार्ड की सेवा विष्णु और कार्तिक भी मौजूद थे, जो उसके साथ साथ चल रहे थे। अस्तित्व ऋषभ अभिषेक भी अपने कदम स्टेज की तरफ कर लेते हैं। रुद्रम के साथ अहीर कृष्ण और विराज भी थे। सभी महापंडित जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और राज्य अभिषेक की रस्में शुरू हो जाती है। थोड़ी ही वक्त में राज्य अभिषेक की सारी रस्में शुरू हो जाती है। उसी के साथ अस्वस्तिका जी को बुलाया जाता है। अस्वस्तिका जी आकर अपने बेटे रुद्रम का तिलक करती है। तिलक करने के बाद महापंडित जी सारी क्रियाएं शुरू कर देते हैं, जो भी क्रिया होनी थी। कुछ ही वक्त में राज्य अभिषेक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अभिनंदन जी स्टेज पर आते हैं। उन्होंने इस वक्त अपनी हाथ में माइक पकड़ होता है और वह सभी को देखते हुए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। उनकी अनाउंसमेंट सुनकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या अनाउंसमेंट की होगी? अभिनंदन जी ने क्या लगता है आप सबको? आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।